गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एज द केस में बी। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वो चैप्टर है बच्चों जिससे हमारी एक नई यूनिट स्टार्ट होगी, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। अभी तक जो हम बात करते थे, हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते थे। प्रोडक्शन फंक्शन से हमारा स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, कि प्रोड्यूसर किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। अब इससे पहले कि मैं प्रोडक्शन फंक्शन पे आऊं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन एक मैथमेटिकल टर्म है। आपने मैथ्स में शायद एक चैप्टर भी किया हो, फंक्शंस। तो फंक्शन हमें क्या बताता है? दो वेरिएबल्स की इनपुट रिलेशनशिप बताता है। जैसे अगर मैं कहूँ x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो दैट मीन्स x डिपेंड्स ऑन y। अगर मैं मैथमेटिकली ये बोलूँ कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो इट मीन्स x डिपेंड्स ऑन y, राइट। अगर मैं बोलूं x इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ y, तो यानी y बढ़ता है तो x भी बढ़ता है, y कम होता है x भी कम होता है। तो यू कैन से क्वांटिटी ऑफ x इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x। दिस इज इन केस ऑफ सप्लाई। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो नेगेटिव का मतलब है कि x बढ़ता है तो y कम होता है, x कम होता है तो y बढ़ता है, यानी इनवर्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चलते हैं। तो ये आपको पहले फंक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फंक्शन क्या बताएगा आपको? फंक्शन आपको रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, इनपुट है हमारे बेसिकली चार: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल। एंटरप्रेन्योरियल स्किल मींस जो बंदा इन सबको इकट्ठा करेगा। तो लैंड हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कशन किया था कि लैंड मीन्स सारे नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स वाले सिर्फ अर्थ के अपर मोस्ट लेयर को लैंड नहीं कहते। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स में, हम सभी को लैंड कहते हैं, राइट। लैंड को अपने बदले में मिलता है, अपने सर्विसेज के बदले में, रेंट। इकोनॉमिक्स में हम कोई फिजिकल वर्क करे चाहे मेंटल वर्क करे, अगर वो बंदा वो काम पैसों के लिए कर रहा है तो हम उसे लेबर कहते हैं। यानी जब एक छोले भटूरे वाला छोले भटूरे बनाता है तो वो लेबर है। ठीक है, कोई और बनाए तो वो लेबर नहीं है। जैसे मम्मा बना रही हैं तो वो लेबर नहीं है, क्योंकि वो मनी के लिए नहीं बना रही, वो आउट ऑफ इमोशंस बना रही है। जितनी भी मैन मेड गुड्स प्रोडक्शन में यूज होती हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ कैपिटल, और उन्हें उनके बदले में मिलता है इंटरेस्ट। तो अब इन इनपुट्स को यूज करके आप क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं आउटपुट, राइट। तो इनपुट्स के ऊपर प्रोसेस होती है, प्रोसेस का आउटकम आता है आपका output. So I can say quantity produced is a function of capital, labor, land, all these things, right? So we call it to be production function. Now there are two types of production function, short run and long run. ये टर्म इकोनॉमिक्स में बार बार आएगी कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम सारे जितने भी आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी देखे, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसमें लैंड फिक्स्ड है आपका शॉर्ट रन में, कैपिटल फिक्स्ड है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल भी फिक्स्ड है। आप लेबर को चेंज कर सकते हैं इन द शॉर्ट रन, लेबर आप नई हायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका वेरिएबल फैक्टर है। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर वेरिएबल है और कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है। जबकि लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप सब कुछ बदल सकते हो। भाई 5 साल का टाइम हो, तो मैं को अगर लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, तो मैं अपने रेस्टोरेंट का साइज बड़ा कर सकती हूँ, कोचिंग का साइज बड़ा कर सकती हूँ, अपनी फैक्ट्री बढ़ा सकती हूँ, तो मैं लैंड भी बढ़ा सकती हूँ, मैं मशीनें भी नहीं खरीद सकती हूँ। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरी फर्म हूँ तो मैं पार्टनरशिप बन सकती हूँ, पार्टनरशिप हूँ तो कॉर्पोरेट बन सकती हूँ। तो मैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल तक भी बढ़ा सकती हूँ। लॉन्ग रन में मैं सब कुछ चेंज कर सकती हूँ। तो लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड इन विच all factors are variable. So take a note of it.
Long run is a time period in which all factors of reduction are variable. आपके सारे factors of reduction variable है. मेरी कोशिश ये होती है कि आपको वीडियो देखते हुए भी ऐसा फील ना आए कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि मैं लाइव आपके सामने. शॉर्ट रन इज अ टाइम पीरियड जहां हमारे फैक्टर्स ऑफ रिडक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. सम आर फिक्स्ड, सम आर वेरिएबल. राइट, तो हम इसे बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स जो हैं दे आर फिक्स्ड इन सप्लाई. सिर्फ कोई एक फैक्टर है विच कैन बी चेंज्ड. राइट, इस तो शॉर्ट रन में जो लॉ अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसको मैं अभी आपको शेड्यूल में भी क्लियर करूंगी कि कैसे जो है प्रोपोर्शन चेंज होता जाता है. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही एक और नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब ये नहीं एग्जाम में टीचर कहे एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर और आप कहें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था. दोनों एक ही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन हमारा सीए के सिलेबस में आएगा, ग्रेजुएशन में आएगा, बीबीए में आएगा, लेकिन 11th लेवल पे हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है. तो लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, तो वहाँ जो लॉ अप्लाई होता है वो लॉ होता है रिटर्न्स टू स्केल. क्योंकि मेरे सीए के स्टूडेंट्स भी हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो, तो दिस इज रिटर्न्स टू स्केल. तो जब अगर मान लो प्रोड्यूसर सारे फैक्टर चेंज कर सकता है तो वो स्केल चेंज कर रहा है. यानी पहले मैं कोचिंग चला रही थी 100 गज में, अब मैंने 200 गज की जगह कर दी, टीचर्स भी और कर दिए, एसी भी और लगा दिए, फर्नीचर भी और मंगा लिया. तो ये लॉन्ग रन की बात हो गई. यहाँ पे मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हूँ, तो मैं अपना स्केल चेंज कर रही हूँ. पहले मैं स्मॉल स्केल पे काम कर रही थी, फिर मैं मीडियम स्केल पे काम कर रही हूँ, फिर मैं लार्ज स्केल पे काम कर रही हूँ. तो यहाँ जो लॉ अप्लाई होगा उसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो शॉर्ट रन का लॉ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉन्ग रन का लॉ रिटर्न्स टू अ स्केल. यहाँ वन वेरिएबल फैक्टर, ऑल फैक्टर्स वेरिएबल. ये शॉर्ट रन एनालिसिस है, ये लॉन्ग रन है. यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यहाँ पर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. आते हैं हम लॉज ऑफ रिडक्शन पे. तो बात करते हैं लॉ, पहले तीन कॉन्सेप्ट्स की, टीपी, एमपी, एपी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. देखो टीपी क्या है. टीपी माना टोटल क्वांटिटी. अगर मान लो मैं कहीं पे कोई भी, सपोज मेरा फर्नीचर का काम है, ठीक है, मान लेते हैं मेरा फर्नीचर का काम है. मैंने फर्नीचर के काम में जो है 10 कारपेंटर रखे, ठीक है. 10 कारपेंटर मिलके 600 चेयर्स बनाते हैं. देयर आर 10 कारपेंटर्स और वो कारपेंटर्स मिलके पूरे महीने में 600 चेयर्स बना रहे हैं. तो ये क्या है, ये उनका टोटल प्रोडक्ट है. ठीक है, तो इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स. तो टीपी के दो फॉर्मूले आते हैं हमारे सामने. एक की एपी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो भी टीपी आ जाता है, और दूसरा एमपी का समेशन कर लो तो भी टीपी आ जाता है. ठीक है, तो अगर 10 लेबर 60 केजी ऑफ राइस बना रहे हैं तो टीपी हुआ हमारा 60 केजी. तो शॉर्ट रन में क्या होता है बच्चों, शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बदल सकते हो. तो अगर मान लो किसी कारण से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, तो अगर मुझे सप्लाई बढ़ानी है तो मैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर हायर करके बढ़ा सकती हूँ. ठीक है, मैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर हायर करके बढ़ा सकती हूँ. फिक्स्ड फैक्टर को मैं चेंज नहीं कर सकती शॉर्ट रन में. तो इसको देखो स्केड्यूल से समझो. अब ये कैसे रेट पे बढ़ रहा है इसके लिए हमें पहले लॉ करना पड़ेगा. तो मैं स्केड्यूल और डायग्राम पे थोड़ा रुक के आती हूँ. इस स्लाइड को अभी मैं छोड़ देती हूँ. मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट माना कि अगर आप एक वेरिएबल इनपुट बढ़ाओ तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना बढ़ता है.
ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 10 कारपेंटर्स थे तो वो 600 चेयर्स बना रहे थे, मैंने बढ़ा के 11 कारपेंटर्स कर दिए और मेरा आउटपुट बढ़ के 620 हो गया। तो ये जो 20 चेंज आया है ना, ये है हमारा मार्जिन। यानी nth यूनिट पे आउटपुट जितना है माइनस उससे पिछले पे जितना है, nth यूनिट पे टीपी जितना है माइनस n-1 यानी उससे पिछले वाले यूनिट पे टीपी जितना है। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है। अगर मुझे डायरेक्ट ऐसे दे रखा होता कि नंबर ऑफ लेबर जो है 10 थे 15 हो गए, अब ये 1 नहीं चेंज हो रहा, इन दैट केस ये माइनस करके नहीं निकलेगा। टीपी मेरा जो है 100 से 150 हो गया, तो इन दैट केस एमपी निकालने के लिए मैं करूंगी चेंज इन टीपी। टीपी कितना चेंज हुआ है 50 डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स कितने चेंज हुए हैं 5, तो पर यूनिट मेरा एमपी कितना बदला 10। तो एमपी का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। फिर आते हैं हम, फिर हम मैं वही कहूंगी कि शेड्यूल और डायग्राम पे मैं थोड़ा सा रुक के आती हूँ। ठीक है, हाँ जी क्लास, तो हम लोग बात कर रहे थे एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट मींस पर यूनिट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि आप ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं मीन, तो समेशन माना टोटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यानी जब आप टीपी को क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा एवरेज प्रोडक्ट। मान लो मुझे ये टीपी गिवन है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6। यानी ऑन एन एवरेज एक वर्कर कितना बना रहा है, जबकि आपको ही पता है ऐसा नहीं होगा, कोई वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट होगा कोई कम एफिशिएंट होगा। और ये मीन की एक लिमिटेशन है कि मीन ये ज्यूम करती है एवरीथिंग इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ऐसा होता नहीं है। बट फिर भी हम एवरेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। इसके भी मैं स्केड्यूल डायग्राम पे थोड़ा सा रुक के आऊंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें टीपी गिवन होता, तो टीपी से एमपी कैसे निकलता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो अब देखिए मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करती गई, 10 this minus this 14, this minus then 16, then 10, then 6 and then 1। AP कैसे आया, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 24 डिवाइडेड बाय 2 12, 40 डिवाइडेड बाय 3 13.33, 50 डिवाइडेड बाय 4 56 डिवाइडेड बाय 5 एंड 57 डिवाइडेड बाय 6। तो आपको ये कॉलम मिल गया। ठीक है, तो नाउ डू इट योरसेल्फ, pause the video here and do it before you proceed further. Now try this question. Pause the video and try these questions. So, this is answer to your second example. You can tell your answer. How did I get it? 80 minus 0, 80, 200 minus 80, 120, 300 minus 200 equal to 100, 360 minus 300 is 60, 340 minus 360 equal to minus 20. And then I divided it, 80 by 180, 200 by 200, 300 by 3 100, 360 by 4 60, 340 by 5 68. Right? Similarly, if you want me to do first one, I can solve that one also for you. So here it is. First one is always dash for MP and AP. Then 25 minus 0, 25, 65 minus 25 is 35,
then it is 28, 0 and minus 8. It is 25 by 1, 60 by 2, 88 by 3, 2, 7.33, 22 and 60. Okay, and maybe you get confused when you see these dash. In dash you don't need to get confused. In every row one thing is given. TP is given. Do this 80 minus 0, 80, 80 divided by 1. Here 120 is given, 80 plus 120, because summation of MP is TP, so it is 200. Once you get 200, it comes out to be 100. Okay, now this is given to be 100. 100 into 3, 300. 300 minus 200, 100. Now this is 360. 360 minus 360. 360 divided by 4 comes out to be 60. Now 360 minus 20. So at every level something is given which will help you to calculate rest of the things. Right? Actually it is also not 60, it is 94 9. I'm sorry for the calculation mistake. In next slide also it will be 90. Now we come to the law. This is one of the favorite questions of your examiners. तो ऑलमोस्ट आपके इंटरनल्स में भी आता है, लाइक आपके यूटीज होंगे और फाइनल में भी ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, और आता है तो 6 मार्कर आता है, इसलिए आप इसको प्लीज़ बहुत सिंसियरली करें। ये लॉ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पहले है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। जब भी कोई लॉ आए आप स्टार्ट करते हैं पहले उसकी स्टेटमेंट देते हैं कि लॉ कहता क्या है। The law of variable proportion states कि as we increase the quantity of only one input, keeping other inputs fixed, आप खाली एक इनपुट बढ़ाइए बाकियों को फिक्स रखिए, तो क्या होता है टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है और फाइनली नेगेटिव रेट पे बढ़ता है। इसी बात को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एमपी पहले बढ़ता है, फिर एमपी कम होता है बट पॉजिटिव रहता है और फाइनली एमपी कम होने लग जाता है। यानी आप इसको ऐसे समझिए, तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस लॉ के आपको 3 फेज मिलेंगे। फर्स्ट फेज में टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट विच मीन्स एमपी बढ़ रहा है आपका। आप ये हमेशा ध्यान रखो कि टोटल का जो रेट होता है वो मार्जिनल होता है। अगर आप 12th में मैथ्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम टोटल को डिफरेंशिएट करते हैं तो मार्जिनल मिलता है। तो टोटल का जो स्लोप है, टोटल के कर्व का जो स्लोप है वो मार्जिनल है। तो जब टोटल इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है तो एमपी इंक्रीज करेगा, जब टोटल डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा तो एमपी फॉल करेगा। इट्स एमपी फॉल करेगा बट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। और जब आपका टीपी फॉल करने लग जाएगा थर्ड फेज में तब आपका एमपी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये फॉल कर रहा है। तो ये इनवर्स हो गया। दिस इज हाउ द रिलेशनशिप गोस। तो अब हम इसको स्केड्यूल से समझते हैं। देखो स्केड्यूल बच्चे समझते हैं कि हमें मगअप करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप एमपी से स्टार्ट कीजिए हमेशा स्केड्यूल बनाना। तो आपने बनाया 2 4, आपको पता है फर्स्ट स्टेज में एमपी बढ़ता है, फिर एमपी फॉल होता है और फाइनली एमपी नेगेटिव होता है। तो इसको माइंड में रखते हुए आप कुछ भी फिगर्स ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐड करते जाइए। एमपी आ गया 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 0 0, 18 में से 4 गए 14, 14 में से 6 गए 8, और टीपी आ गया तो टीपी बाय क्वांटिटी करके आपका एपी आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 4। तो ऐसे आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, आपको फॉर्मूले लगाने हैं। एमपी बना लीजिए, एमपी के समेशन से टीपी निकाल लीजिए और टीपी को क्यू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करके एमपी निकाल लीजिए, एपी निकाल लीजिए। तो ये हमारे 3 फेज हो गए। तो अभी तक आपने क्या दिया एग्जामिनर को अपने? schedule, statement of the law,
स्टेटमेंट दिया आपने, स्टेटमेंट के बाद आपने 3 फेजेस क्लियर किए, फिर आपने उनको शेड्यूल क्लियर किया, राइट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम इसी चीज़ को ग्राफिकली शो करेंगे। तो ग्राफिकली हमारा फर्स्ट स्टेज में आप देखो, हमारा ये जो टीपी है ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है, ठीक है। कोई भी कर्व जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो उसका स्लोप कैसा होता है, कॉनकेव। डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है तो कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स हो गया। तो जब तक ये कॉनकेव है तब तक एमपी बढ़ रहा है, ये हमारा फर्स्ट फेज है। जब ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लग गया तो एमपी फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, ये हमारा सेकेंड फेज है। और फाइनली हमारा आएगा थर्ड फेज, जहां पर हमारा टीपी फॉल होने लग जाएगा और एमपी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो एक समझदार प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट पे रुकेगा नहीं। क्यों रुकेगा? अगर मुझे एक कारपेंटर बढ़ाने से चेयर मोर देन डबल मिल रही है, यानी मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न है, तो मैं अभी रुकूं क्यों? और किसी लेबर को रखने से मेरा आउटपुट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो रहा है, ऐसे लेबर को मैं रखूं क्यों? तो ना तो मैं फर्स्ट स्टेज में रुकूंगी ना थर्ड में। तो रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा इन द सेकेंड फेज। तो अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज ऑपरेट इन सेकेंड फेज। तो ये लाइन आप जरूर लिख के आएंगे, और ये आपको क्लैरिटी भी होनी चाहिए क्यों। अब आते हैं हम रीजंस पे कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों मिलते हैं। देखो, अगर तुम गाड़ी लोगे तो तुम पूरी लोगे, आधी गाड़ी तो नहीं ले सकते। सिमिलरली कोई कंपनी मशीन लेगी तो पूरी लेगी। तो होता क्या है, शुरू में जब हमारे पास लेबर नहीं होती तो हमारी मशीन पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही होती। लेबर हायर करने से हमारी मशीन फुली यूटिलाइज होने लग जाती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इमेजिन करो कि मेरा एक कोचिंग है जिसमें 4 रूम्स हैं और सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं तो एक टाइम पे एक ही बैच पढ़ाऊंगी ना, मेरे बाकी 3 रूम अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो अगर मैं टीचर्स हायर करूंगी मेरे रूम्स बेटर यूटिलाइज होने लगेंगे, फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक बार एक 10 टीचर्स रख लिए, सबका टाइम टेबल सेट करने के बावजूद भी फिर क्या होगा, कमरे कम पड़ने लग जाएंगे। तो एक लेवल के बाद फिर हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं जब हमारा फिक्स फैक्टर ऑप्टिमली यूटिलाइज होने लग जाता है। सेकेंड रीजन इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब आप देखिए, जब आप वेरिएबल फैक्टर रखेंगे ना तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं, है ना। आप डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं, राइट। मतलब जैसे अगर एक ही वर्कर है तो वही कटिंग कर रहा है, वही स्टिचिंग कर रहा है, वही तुरपाई कर रहा है। लेकिन अगर मेरा बुटीक है, मेरा कटिंग मास्टर अलग है, स्टिचिंग मास्टर अलग है, नो, कुछ मैंने फीमेल्स हायर की हुई हैं, वो मेरे लिए जो है कुछ और काम कर देती हैं, या मैंने ऐसे स्पेशलाइजेशन कर दिया कि सूट सिर्फ ये बंदा सिलता है, नो, साड़ियों की काम ये करता है। तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर लेबर की जो एफिशिएंसी है वो उस पर्टिकुलर काम में बढ़ती चली जाएगी और आउटपुट बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए हमें मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर हमें मिलने लग जाते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स के क्या रीजन है, एक लेवल के बाद फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज होने लग गया, तो ऑप्टिमम कॉम्बो आ गया, उसके बाद आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगेंगे। फिर आप ये भी देखेंगे कि जो लैंड, लेबर है, कैपिटल है, वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, यू नो। जैसे आप मेरी जगह कैपिटल यूज नहीं कर सकते, लेबर की जगह कैपिटल यूज नहीं कर सकते। मम्मी घर पे ना हो तो चाहे घर में आपके माइक्रोवेव है, चाहे आपके पास कुछ भी किचन में कितनी भी मशीनरी है, आपको मम्मी की याद आएगी। वैसे ये एक स्टीरियोटाइप है कि मैं मम्मी कह रही हूँ, पापा नहीं कह रही, क्योंकि इंडिया में ये एक बहुत कॉमन है कि कुकिंग मम्मा ही करेंगी। तो मैं भी उस स्टीरियोटाइप से शायद कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्टेड हूँ कि मैं मम्मी कह रही हूँ, है ना। नेगेटिव रिटर्न्स हमें क्यों मिलने लगते हैं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर एक लेवल के बाद कम पड़ने लग जाता है। अब आप सोचो, किचन में कुक्स बढ़ाते जाओ, चूल्हा एक ही हो, तो कुक्स क्या करेंगे? खाना बनाने के लिए तो हमें चूल्हा भी चाहिए ना, यानी मशीनरी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। तो सिर्फ फिक्स फैक्टर से आउटपुट नहीं होता। एक लेवल के बाद वेरिएबल फैक्टर एक्सेस हो जाता है, फिक्स फैक्टर कम पड़ने लग जाता है, ठीक है। उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है, और उसके ही के कारण से वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। वो जो बंदा इतनी स्पीड से काम करता था, अब उसको जब मशीन ही नहीं मिलेगी, टूल्स ही नहीं मिलेंगे, इक्विपमेंट ही नहीं मिलेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी खराब होगी, राइट।
तो अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक उठाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड एपी एंड एमपी। तो मैंने कहा था मैं कर्व्स को बाद में लूंगी, तो मैं अब जाती हूँ थोड़ा सा कर्व्स की तरफ। देखो, टीपी कर्व हमारा पहले बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। एट दैट टाइम इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ठीक है, इट इज, यू कैन सी इट हियर, इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ठीक है, तब तक एमपी हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये फेज वन है। तो हम क्या कह रहे हैं, एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आप अगर ध्यान से देखें ना, सिर्फ इस पॉइंट का फर्क है, बाकी पूरी रिलेशन टी यू एम यू वाली है। उसके बाद टी यू इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट, एम यू फॉल्स बट इट इज पॉजिटिव। यही था, यहाँ पे भी वही है। तो ऐसे सिलेबस को मिनिमाइज करो आपस में कोरिलेट करके। When TP increases at a decreasing rate, MP starts falling. जब TP मैक्सिमम, TU मैक्सिमम होता था तो MU जीरो, TP मैक्सिमम तो MP जीरो। जब TP फॉल करने लग गया तब MP नेगेटिव हो गया। TU फॉल करता था, MU नेगेटिव, TP फॉल कर रहा है, MP नेगेटिव। तो ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने। ठीक है, इसी को टीचर एमसीक्यू फॉर्म में दे दे, व्हाट हैपेंस टू टीपी व्हेन एमपी इज नेगेटिव, व्हाट हैपेंस टू एमपी व्हेन टीपी इज मैक्सिमम। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीचर उसका अगर ट्रू फॉल्स बना दे, सपोज टीचर सेज व्हेन टीपी फॉल्स एमपी फॉल्स, and options are true or false, so answer will be false, क्योंकि एमपी तो तब भी फॉल कर रहा है जब टीपी राइज कर रहा है। और कई बच्चे कहते हैं पर मैम आधा तो सच है ना, जब टीपी फॉल कर रहा है तब भी तो एमपी फॉल ही कर रहा है। इकोनॉमिक्स में आधे सच को आप फॉल्स ही लिखो। अगर आपको लगे स्टेटमेंट में कुछ सच्चाई तो है, तो कुछ सच्चाई इक्वल टू झूठ, तो आप फॉल्स ही लिखोगे और फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि एमपी फॉल्स इवन व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ, एवरेज और मार्जिनल। इसको आप स्टैटिस्टिक्स से कोरिलेट करके समझो। ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर किया है मीन, एवरेज आपकी मीन है। अब आप मुझे बताओ कि क्लास में अभी तक 10 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, उन 10 टेस्ट में आपके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं से 90%। आज एक टेस्ट हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपके उसमें 0 नंबर आए, तो आपकी एवरेज बढ़ेगी या कम होगी? आई होप सबका आंसर अगर मेरे सामने फेस टू फेस होते तो आता कि मैम कम हो। तो जब भी मार्जिनल एवरेज से कम है, एवरेज फॉल करता है। अब ये यूनिक रिलेशनशिप है, चाहे आप इसके आगे प्रोडक्ट लगाओ, कॉस्ट लगाओ, रिवेन्यू लगाओ, जो लगाना है लगाओ। इसलिए इस रिलेशनशिप को समझ लिया, आगे के कर्व्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आज के टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके 100 on 100 आ गए, तो आपकी एवरेज बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियस आपकी एवरेज बढ़ेगी। तो यानी जब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा होता है तो एवरेज राइज करता है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज मोर देन एवरेज, ये आगे प्रोडक्ट ना भी लिखो ना तो भी ये सच है। मतलब आपको प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में ही नहीं है, ये बात हर लेवल पे सच है, क्योंकि ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। तो एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज मोर देन एवरेज, मैं प्रोडक्ट बोल ही नहीं रही, ये चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे रिवेन्यू हो, ये एक यूनिक रिलेशनशिप है कि जब जब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा होगा एवरेज राइज करेगा। तो आप देखो, जब तक मार्जिनल एवरेज के ऊपर है ना, जब तक ये इससे ऊपर है तब तक एवरेज राइज कर रहा है, जबकि मार्जिनल खुद फॉल कर रहा है। अब आप कहोगे मैम ये क्या सिचुएशन हुई? जैसे मान लो आपके आज के टेस्ट में 100 आए, कल मैम ने दोबारा टेस्ट लिया, आपके 95 आए, तो मार्जिनल तो फॉल कर रहा है लेकिन एवरेज से तो अभी भी ज्यादा है। तो जब तक ये एवरेज से ज्यादा है एवरेज राइज करेगी। विराट कोहली की एवरेज 56 है, आज एक मैच होता है वो उसमें सेंचुरी मारते हैं, तो उसकी एवरेज बढ़ेगी। कल एक मैच होता है वो उसमें 80 मारे, तो मार्जिनल तो कम हो रहा है लेकिन एवरेज से तो ज्यादा है। जब तक एवरेज से ज्यादा है मार्जिनल, एवरेज राइज करेगा, चाहे मार्जिनल खुद फॉलो रहा हो, मार्जिनल खुद फॉलो हो रहा है। इस लॉजिक को समझ गए ना तो बहुत इजी हो जाएगी मैं आपके लिए रिलेशनशिप्स।
और मार्जिनल और एवरेज इक्वल कहाँ है? जहां पर ये मैक्सिमम है, यू नो इट्स नॉट इक्विलिब्रियम बट हियर दे आर इक्वल। किसके मैक्सिमम पे? एपी के मैक्सिमम पे। एमपी के मैक्सिमम पे नहीं कट कर रहे, कहाँ कट कर रहे हैं? एपी के मैक्सिमम पे। और जब मार्जिनल एवरेज से कम हो गया, मान लो आज टेस्ट हुआ उसमें तुम्हारे आए 90% की जगह से 72, तो तुम्हारी एवरेज फॉल करेगी क्योंकि मार्जिनल एवरेज से कम। ठीक है, तो टेक अ नोट ऑफ इट, ड्रॉ द डायग्राम। ये कॉपी पेस्ट मत करो, अपने हाथ से डायग्राम बनाओ। ये क्लियर होगा कि एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है? क्वांटिटी ऑफ लेबर। वाई एक्सिस पे हमारा वेरिएबल क्या है? एमपी और एपी। फिर ये कर्व्स बने इनवर्स यू शेप। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट बच जाता है, feel free to write me a mail on sumanthegreateconomist@gmail.com. You can also write in comment box any doubts. I will try to answer. Enjoy economics, implement economics in your life, keep learning. Have a nice day. Thank you so much.